जया बच्चन बौखला गई और वो बौखलाई है राज्यसभा में। हांफते हुए उन्होंने राज्यसभा में भाषण दे दिया और भाषण दिया उन्होंने बौखलाहट में 12 सांसदों के निलंबन पर। यूं तो वो बोल रही थी और निलंबन के बारे में वो कह रही थी बीजेपी के जो सांसद थे उनकी तरफ संबोधित करते हुए कि जब तुम बैल में आते थे तब क्या स्थिति होती थी, आज कुर्सियों पे बैठे हो और जो बैल में आए उनको सस्पेंड कर दिया, ऐसा करो कि हमारा गला ही दबा दो। इस तरह के अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल जया बच्चन कहते कहते हाँफ पड़ी। आखिर सवाल यह है कि जया बच्चन को इतना गुस्सा किस बात पे आया। ये जो निलंबन है वो उन सांसदों का किया गया जिन्होंने जो मानसून सत्र में आखिरी दिन हंगामा किया था, पेपर फाड़े थे, टीवी तोड़ने तक की कोशिश की गई, मेज पे खड़े हो गए और उस पर एक समिति बनाई गई थी उनकी जांच के लिए। और जो समिति बनी थी उस समिति ने ये रिकमेंड किया कि वो 12 सांसद वो निशान जो 12 सांसदों की पहचान हुई उनको जरूर इस जो शीतकालीन सत्र है उसमें पूरे समय के लिए निलंबित कर दिया जाए। उनके सामने एक कंडीशन रखी गई थी कि आप अगर माफी मांग लेंगे, सॉरी बोल देंगे कि हमने जो व्यवहार किया था उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, तो आपको शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन विपक्ष है कि उस पर अड़ गया कि हम माफी नहीं मांगेंगे। यानी इस पूरे जो झंझट है, ये जो पूरा विवाद है, इसके लिए विपक्ष के सांसद ही जिम्मेदार हैं, जिसमें कांग्रेसी सांसद सबसे ज्यादा हैं, उसमें टीएमसी के सांसद भी हैं, तो समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं। अब सवाल यह है कि गलती भी करेंगे और सजा भी ना मिले, ऐसी उम्मीद वो कर रहे हैं। पहले की सरकारों में होता रहा होगा, लेकिन अब मोदी सरकार है, बहुमत में है और इसलिए इस तरह का कोई भी दुर्व्यवहार सहन नहीं होगा। यह सरकार का साफ संकेत है। ऐसे में जया बच्चन का बौखलाना और इस तरह की बयानबाजी करना और वो बीजेपी के सांसदों की तरफ हाथ करके ये कहे कि ये बीन किसकी तरफ बजा रहे हैं, मतलब वो किसको कहना चाह रही है, ये बीन बजाने की भाषा किसके लिए इस्तेमाल कर रही हैं। अगर लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो बैठे हैं पीठासीन और उन्होंने कहा ऑनरेबल, तो कहती हैं आपने मुझे ऑनरेबल कहा, इसके लिए थैंक यू, पर मेरी बात सुनो। मतलब ऑनरेबल हर एक मेंबर के लिए कहा जाता है। जया बच्चन क्या पहली बार लोकसभा की कार्रवाई में शामिल हुई हैं जो उनको ऑनरेबल शब्द पहली बार सुनने को मिला है? आखिरकार ये बौखलाहट क्यों? तो आपको बता दूं, इसके पीछे का एक कारण लग रहा है, क्योंकि निलंबन तो पहले दिन से चल रहा है। सारा विपक्ष गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठ करके निलंबित जो सांसद हैं वो बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोज का ड्रामा चल रहा है। लेकिन इसके पीछे जब एक कंडीशन रखी गई कि भाई आप जो है माफी मांगकर बात को खत्म कर सकते हैं, उनके निलंबन को वापस किया जा सकता है यदि अपनी गलती की माफी मांग लें। लेकिन सांसद हैं कि अड़े हुए हैं, माफी नहीं मांग रहे हैं, तो फिर इस उदाहरण को क्या सेट कर दिया जाए कि आप लोकसभा हो या राज्यसभा उसकी कार्रवाई को बाधित करेंगे, बैल में आएंगे, पेपर फेंकेंगे, लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर आप पेपर से हमला करेंगे, बदतमीजी से बोलेंगे, टेबल के ऊपर खड़े हो जाएंगे, जबकि आपको भेजा जाता है वहां कानून बनाने के लिए। शांतिपूर्वक तरह से डिबेट हो, कानून बने, देश की उन्नति हो, लेकिन वहां जाते हैं बच्चों की तरह शोर मचाने के लिए, हल्ला गुल्ला करते हैं, पैसा लाखों करोड़ों रुपया देश का बर्बाद होता है और कानून बनाने का काम तो वहां करते ही नहीं। तो ऐसे में पूरे देश में आक्रोश था, क्योंकि आज आप देख लिए लोकसभा टीवी हो या राज्यसभा टीवी के माध्यम से पूरा भारत ही नहीं दुनिया इनकी कार्रवाई को देखती है। तो ये सरकार के ऊपर भी दबाव बन रहा था कि ऐसे सांसद जो लोकसभा या राज्यसभा में कार्रवाई बाधित करते हो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार। ऐसे में इनको उठा के बाहर फेंका जाए और सदन का काम ठीक से चला जाए। तो इसलिए सरकार ने यह सख्ती दिखाई और पहली बार यह संदेश दिया कि बदतमीजी सहन नहीं होगी, चाहे कोई भी हो। और इसलिए आपको बताएं, लगातार अनवरत सरकार अपने बिल पास कर रही है। जो कानून उनको लाने थे शीतकालीन सत्र में जो लिस्टेड थे वो किए जा रहे थे। अब ऐसे में जया बच्चन अचानक एक दिन प्रकट होकर और जिस तरह से वो अपने को एक अग्रेसिव लीडर के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है, ये लोगों के समझ में नहीं आया कि आखिरकार जया बच्चन जी एक दिन राज्यसभा में अचानक से इस तरह का रौद्र रूप दिखाने की कोशिश क्यों कर रही हैं। इसके पीछे मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों का कहना यह है
कि ये राज्यसभा में जो जया बच्चन बोली है, इसी दिन पनामा पेपर्स के मामले में ईडी की जो जांच चल रही थी उसमें सम्मन दिया गया था। इनकी जो बेटे की बहू है यानी अभिषेक बच्चन की पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन, उनको नोटिस गया ईडी का, और 2 बार पहले भी नोटिस दिए जा चुके थे। उन्होंने ये कहते हुए उनको इग्नोर कर दिया कि उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन अब तीसरे नोटिस पर उनको जब यह कहा गया कि यदि आप ईडी के इस तीसरे नोटिस पर उपस्थित नहीं हुई तो आपका वारंट निकालकर आपको गिरफ्तार किया जाएगा। जब गिरफ्तारी की बात आई तो जया बच्चन बौखलाई, और जब गिरफ्तारी की बात आई तो ऐश्वर्या राय बच्चन बौखलाई और दौड़े दौड़े दफ्तर में चली आई। अब आपको बता दें, इस मामले में, ये पनामा पेपर मामले में, साल 2016 में ब्रिटेन की पनामा लॉ फर्म थी और उसमें 1.15 करोड़ के टैक्स डॉक्यूमेंट लीक हुए थे। और उस जो लीक हुए थे उसमें पता लगा कि बहुत सारी फर्मों में पैसा लगाया गया और फ्रॉड किया गया। उसमें लगभग 300 लोगों के नाम थे, जिसमें भारत के भी ये कुछ कलाकार थे जिनको कुछ कंपनियों का डायरेक्टर बनाया गया था। और उस डायरेक्टर में आपको बताएं ऐश्वर्या राय का भी नाम था, उसमें अभिषेक बच्चन का भी नाम था, उससे भी पूछताछ हुई थी, अमिताभ बच्चन का भी उसमें नाम है। तो ये लोग जो सेलिब्रिटी हैं हमारे देश के, ये कभी भी किसी भी कंपनी में कुछ भी पैसा लगा देते हैं। इनको डायरेक्टर की पोस्ट भी मिल गई, उसके जरिए इन्होंने पैसा ले लिया और उसको जब हजम कर गए बाद में कहते हैं साहब हमारी जानकारी में नहीं था। जब ऐश्वर्या राय बच्चन किसी कंपनी में अगर डायरेक्टर बनाई गई और विदेश से कोई पैसा इनके खाते में आया तो बिना नियम कायदे कानून के उस पैसे का इस्तेमाल करना फेमा कानून का उल्लंघन है। क्या ये सेलिब्रिटी नहीं जानते? निश्चित रूप से जानना चाहिए, और नहीं जानते तो अब इसकी सजा इन्हें मिलेगी। इसी मामले को लेकर आपको बता रहा हूं, 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों की तो कुर्सी चली गई थी, जिसमें पाकिस्तान के नवाज शरीफ और एक आइसलैंड के पीएम थे, उनकी कुर्सी चली गई थी। और इसीलिए गई कि उनका भी नाम इस पनामा पेपर्स में था। ये इसके लिए सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया था। मोदी सरकार जब आई उसके बाद इन्होंने इसकी जांच में तेजी लाई। 2016 से जांच चल रही थी और एसआईटी ने अब यह पाया है कि जिन लोगों ने भी यह कानून उल्लंघन करके विदेशी पैसा इस्तेमाल किया है, शेल कंपनियों के जरिए कुछ पैसा लिया है, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो इसमें प्रावधान है ईडी की तरफ से। आप देखेंगे कई लोगों के ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है, और जब से मोदी सरकार आई है तब से यह कार्रवाई में तेजी आई है। यानी ईडी अस्तित्व में आया था तो पहले से भी, लेकिन जब ईडी की कार्रवाई हो रही है तो विपक्ष के कई नेताओं के ऊपर शिकंजा कसा हुआ है। हमने देखा है ईडी ने कार्रवाई की हुई है, महाराष्ट्र के अनिल देशमुख हैं जो गृह मंत्री थे, वो जेल में हैं। इसी तरह वहां पर अनिल परब हैं, वो भी परिवहन मंत्री हैं। इसी तरह ईडी की कार्रवाई जो है वो विपक्ष के कई नेताओं के ऊपर चल रही है, और ये उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करता है ईडी जो विदेश से किसी ना किसी जरिए से पैसा मंगाते हैं, उसमें कहीं अनियमितता पाई जाती है। क्योंकि विदेश से अगर इस देश में पैसा आ रहा है उसके लिए नियम कायदे कानून है, और फेरा कानून के तहत वो सब आपको शर्त माननी पड़ती हैं, और उसमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जायज टैक्स को बचाने के लिए कुछ लोगों ने फर्जीवाड़ा कर रखा है और शेल कंपनियां बना देते हैं, एनजीओ बना देते हैं। ऐसे सभी एनजीओ की भी जांच ईडी कर रही थी। 3000 एनजीओ का रजिस्ट्रेशन इसी बेस पर कैंसिल हुआ कि ये जो है शेल कंपनी बनाकर या फर्जी नाम से जिन्होंने जो है यहां कोई खर्च किया ही नहीं और पैसे का इस्तेमाल किया, उनके रजिस्ट्रेशन तक भी कैंसिल किए गए। अब ऐसे में जब ये बच्चन परिवार फंसता हुआ दिखाई दे रहा है तो शायद जया बच्चन को लगा होगा कि अमिताभ बच्चन का भी नंबर आएगा, और यह हो सकता है कि अगर ये सही से सबूत नहीं पेश कर पाए, पैसा करोड़ों में आया है, कंपनी की डायरेक्टर ये बने हैं, बच्चन परिवारों ने पैसा इस्तेमाल किया है, तब इसमें जो जो भी लोग पनामा पेपर्स में हैं, जो 300 लोग के नाम इसमें आए थे, लीक हुए थे, उसमें से बहुत सारे नाम भारत के हैं। तो भारत में कुछ नेता हैं, कुछ अभिनेता हैं। अब इन सब पे जब कार्रवाई चलेगी तो उसमें बौखलाना तो जरूरी है। अभी तो आप देखिए जया बच्चन का आपको बौखलाना सामने आया है,
इसमें अभी जैसे जैसे और नाम खुलासे होंगे तो बॉलीवुड के कुछ और नाम भी इसमें आ सकते हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब जब इनसे पूछताछ होगी कि आपको डायरेक्टर किसने बनाया, वो कंपनी में और कौन कौन है, आपके पार्टनर कौन कौन है, तो इसमें और तार जुड़ने के चांस हैं। और पैसे का लेन देन विदेश से आपने मंगाया, वो यहां इस्तेमाल कहां हुआ, यह भी एक जरूरी बात है। क्योंकि हमने देखा है कई बार तो कई सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो देश विरोधी एक्टिविटी में उस पैसे का इस्तेमाल होता है, नशे के काम में उसका इस्तेमाल होता है। कई बार ये इवेंट के नाम पर विदेश जाते हैं और वहां से लौट के आएंगे, उस पैसे को लाने का टैक्स बचाने के लिए, टैक्स बचाने के चक्कर में नियमों को ताक पे रखा जाता है। और इसलिए यह भी ईडी देख रही है कि जितने भी सेलिब्रिटी हैं ये, क्या ये इस मामले में भारत के जो नियम हैं इनको फॉलो करते हैं कि नहीं। तो एक तरह से जया बच्चन का जो राज्यसभा का ये जो बौखलाहट भरा हुआ भाषण है, इसमें जो स्पीकर हैं वो बार बार बोल रहे थे जया बच्चन को कि आप जो सब्जेक्ट है इस पर बोलिए, और क्या सब्जेक्ट है इस पर आप नहीं बोल रही हैं, निलंबन पर आप बोल रही हैं। निलंबन पर पहले ही गवर्नमेंट क्लियर कर चुकी है कि भाई वो सॉरी जब तक नहीं बोलेंगे उनको वापस नहीं लेंगे। आपका कोई प्रश्न है आप उसको रखिए, लेकिन आप इस तरह की बातें करेंगे कि बीन किसके सामने बजाई जा रही है, आप तो हमारी सुनते नहीं हो, आप भी तो ऐसा ही करते थे। अरे आप जब करते थे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती थी, और महाराष्ट्र के अंदर तो इकट्ठे 15-16 बीजेपी के विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया इसी हल्ले के कारण। तो वहां आपने उद्धव ठाकरे से नहीं पूछा कि वो सस्पेंड क्यों किए हैं। जया बच्चन का ये बौखलाना कहीं ना कहीं अपने परिवार की छवि को बचाना, और आपको बता रहा हूं इन नेताओं की आदत है कि जब भी कभी परिवार का कोई व्यक्ति फंसता है तो ये उसका राजनीतिकरण करते हैं। जया बच्चन भी ये इस बौखलाहट भरे राज्यसभा के भाषण में यही सिद्ध करने में लगी हुई है कि कल को अगर अमिताभ बच्चन को जेल हुई फेरा के मामले में, और या ऐश्वर्या राय को अगर जेल हुई, तो ये कहेंगी कि देखो मैंने जो है राज्यसभा में सरकार पे सवाल उठाए थे, इसलिए सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जबकि ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, एसआईटी का गठन हुआ था, और एसआईटी में ईडी जो जांच कर रही है उसमें बाकायदा इंटरनेशनल एजेंसियां जुड़ी हुई हैं और पूरे प्रूफ हैं। तो ये नेताओं का एक रूप हमें देखने को मिलता है, जहां आम आदमी कानून का पालन ठीक ठीक करता है, ये नेता लोग अपने बचने का रास्ता ढूंढते हैं और संसद को व्यक्तिगत काम के लिए, व्यक्तिगत मुद्दों के लिए इस्तेमाल करने का ये एक तरीका लोगों का कहना है कि जया बच्चन इसको इस्तेमाल कर रही है। मुद्दे की बात ना बोलकर केवल सरकार को टारगेट करके वो बौखलाहट भरा जो भाषण उन्होंने राज्यसभा में दिया, वो बौखलाहट कहीं ना कहीं अपने बहू और पति के बचाव के लिए होता दिखता है।